अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? आपने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ाए थे तो उसके अंदर दो टाइप्स पढ़ाए थे, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो होता है जो पूरी कंट्री के बैंक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। वो मेन बैंक होता है पूरी कंट्री का। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो छोटे छोटे बैंक्स आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है, जिनका मेन मकसद क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना और लोगों से डिपॉजिट्स अपने पास रखवाना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व्स इन मेकिंग प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग अदर्स मनी एंड नॉट बाय इन्वेस्टिंग कमर्शियल बैंक्स ओन मनी। अब देखिए इस लाइन में उन्होंने बता दिया कि वो अपने पैसे यूज़ नहीं करते प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो दूसरे लोगों के पैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की एग्जांपल लेते हैं HPL की, अब वो अपने पर्सनल जो पैसे होंगे ना वो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जो लोग उसके बैंक में अकाउंट में जाके रखवाते हैं अपने पैसे, ठीक है, वो पैसे वो यूज़ करके अपना बिजनेस रन करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ गोल्डस्मिथ्स ऑफ अर्ली एज। ये हम पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि गोल्डस्मिथ ने कैसे कंट्रीब्यूट किया था। मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द इकोनॉमिक डेस्टिनी ऑफ अ कंट्री। अब बताया जा रहा है कि कमर्शियल बैंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री की डेवलपमेंट में। दे कलेक्ट द स्कैटर्ड सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक दम अवेलेबल फॉर सोसाइटी डिज़ायरेबल इकोनॉमिकल बेनिफिशियल पर्पसेस, ठीक है। अब बता रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा सेविंग लोगों की इकट्ठी करके उसको बेनिफिशियल पर्पसेस में यूज़ करते हैं। दे आर एन इंटरमीडिएट पार्टी बिटवीन दोज पीपल हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। अच्छा, अब वो बता रहे हैं एक थर्ड पार्टी है दो लोगों के बीच में। एक वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक वो लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है। तो अब वो क्या करते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे उनसे पैसे लेकर उनको दे देते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ही बोरोज एंड द टर्म्स ही लेंड्स मेक्स द सोर्स ऑफ हिज प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म आगे मैं आपको जाकर प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी। जाहिर सी बात हमारी इकॉनमी में हेल्प कैसे करता है, जब ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम यूज़ होगा, ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, वो अपने पैसे कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, तो इससे हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट कमर्शियल बैंकिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट बैंकिंग इन ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग सिस्टम है ये। The majority of banks are operated in commercial banking system. In Pakistan, commercial banks are established in the form of partnership and joint stock company. अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेसेस के थ्रू बैंकिंग सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, बैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दीज बैंक्स हैव टू काइंड्स, इसके टू काइंड्स हम आगे देखते हैं। दो काइंड इसके क्या है, स्केजुअल बैंक्स एंड नॉन स्केजुअल बैंक। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। स्केजुअल बैंक्स वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं, और नॉन स्केजुअल बैंक्स वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट आ गई डेफिनेशन। अब सबसे पहली डेफिनेशन हम देखेंगे। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग। अच्छा, बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना, किस मकसद के लिए, ताकि वो उसे लेंड करे या फिर इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट टाइम में लिखा है लेंडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है। द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड और विथड्रॉएबल बाय चेक्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। अब इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है, बैंकिंग का मतलब है पैसे एक्सेप्ट करना पब्लिक से, ठीक है। वो पैसे जो आप जब भी उनका दिल चाहेगा वो वापस ले सकते हैं। कैसे, जब भी वो आके डिमांड करेंगे, चेक ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट, ऑर्डर या और कोई तरीका, ठीक है, वो अपने पैसे आके वापस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उनके पैसों को किस मकसद के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि हम आगे लोगों को लोन दें। इस डेफिनेशन का ये मतलब है। नेक्स्ट है बैंक इज़ अ डीलर इन डेट ऑफ इट्स ओन
and other people. It accepts the deposit of people and lend it to the needy. अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि वो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे बोरो कर देते हैं, आगे पैसे उधार पे दे देते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ बैंकर इज़ अ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपरली अ डीलर इन मनी. ठीक है, बैंकर वो शख्स होता है जो मनी में डील करता है. ठीक है, ही इज़ एन इंटरमीडिएट पार्टी बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर. वो एक तीसरी पार्टी होती है, बीच की पार्टी होती है उस इंसान में जो पैसे बोरो कर रही है आपको और उस इंसान को जिसको आप आगे लेंड कर रहे हो. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अ बैंकर इज़ वन who in the ordinary course of his business receives money which he repays by honoring checks of persons from whom or for whose account he receives it. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि बैंकर वो इंसान है, ठीक है, जो पैसे रिसीव करता है जो कि उसने वापस करने होते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी केस में. ठीक है, लेकिन तब जब कोई जिस बंदे के पैसे वो चेक लिख कर देगा और चेक प्रॉपरली फिल हो. ठीक है, और फिर वो जब जाके सबमिट करवाएगा और वो उसके चेक को ऑनर कर देगा, मतलब उसको पेमेंट दे देगा. अच्छा, ये थी इसकी डेफिनेशंस. ठीक है, इसमें से सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है ना पहली तीन है. ठीक है, पहली तीन में से आप कोई सी भी याद कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. अब मैं आपको बता दूं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स अंडरटेक ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व्स. द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में बी डिस्कस इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब फंक्शन दो तरह के होते हैं उसके. ठीक है, आप ये देख लो ना फ्लो चार्ट, इसमें दो फंक्शन बताए हुए हैं. पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन के अंडर आ जाता है रिसीविंग और डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फॉरेन करेंसी. उसके बाद आ जाता है एडवांसिंग लोन्स बाय ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज, बाय मॉर्टगेज, बाय ओपनिंग लोन अकाउंट. अच्छा, हम आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी फंक्शंस को फोकस नहीं करेंगे, हम प्राइमरी फंक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी फंक्शन स्टार्ट करेंगे. प्राइमरी फंक्शंस, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट. ठीक है, अब हम डिपॉजिट किस किस तरह रिसीव कर सकते हैं, पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. मनी केप्ट और डिपॉजिटेड इन द बैंक विच द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन इज़ कॉल्ड आ डिपॉजिट. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि वो पैसे जो हम बैंक के साथ रखवाते हैं, ठीक है, लेकिन हम कभी भी उनको निकलवा के वापस अपने पास लेके आ सकते हैं. ठीक है, रिसीविंग डिपॉजिट इज़ द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अच्छा, बैंक्स, हम लोग जब बैंक अकाउंट खोलते हैं, एक नॉर्मल इंसान जिसको लोन नहीं चाहिए, जो अपने पैसे सेव करना चाहता है, वो क्या करता है, अपने पैसे जाके बैंक्स के पास रखवाता है. ठीक है, तो पहला फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन बैंक्स प्ले करते हैं वो होता है रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट. लोग आके उनको अपने एक्स्ट्रा मनी, अपनी सेविंग्स उनके पास रखवाते हैं. बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड पे इंटरेस्ट और प्रॉफिट. बैंक से करते हैं, डिपॉजिट्स को रिसीव करते हैं पब्लिक से. ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स आर गिवन बिलो. अब यहाँ पे वो सारे डिपॉजिट अकाउंट्स बता दिए गए हैं जो कि बैंक अकाउंट में होते हैं, मतलब बैंक के अंदर अवेलेबल होते हैं. आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो और उस अकाउंट में अपने पैसे रख सकते हो. सबसे पहले आ जाता है करंट अकाउंट. इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट. मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स, पर्टिकुलरली बिजनेस क्लास, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक बॉडीज़ कीप देयर मनी इन करंट अकाउंट. ठीक है, जो बिज़नेस करते हैं लोग, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक बॉडीज़ होती हैं, वो अपने पैसे करंट अकाउंट में रखना पसंद करते हैं. क्यों? इन दिस अकाउंट मनी कैन बी डिपॉजिटेड एंड विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स. अब एक फ़ायदा क्या है करंट अकाउंट का कि हमारा जब दिल चाहेगा हम पैसे जमा करवाएंगे और जब दिल चाहेगा पैसे निकलवा सकते हैं.
ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आगे है जनरली इंटरेस्ट प्रॉफिट इज़ नॉट पेड ऑन दिस अकाउंट एंड बैंक डिडक्ट्स इट्स सर्विस चार्जेस फ्रॉम द अकाउंट। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा नुकसान ये है कि हम पैसे रखवा तो रहे हैं अपने बैंक में, ठीक है, लेकिन हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, उल्टा बैंक अपने चार्जेस काटेगा क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको एक बार बताई थी कि बैंक कभी भी कोई काम आपके लिए फ़्री में नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखना। अगर आप बैंक से कोई काम अपना करवा रहे हो, वो हमेशा उसके चार्जेस लेगा, वो आपके लिए कभी भी कोई चीज़ फ्री में नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंटरेस्ट हमें नहीं दे रहे, ठीक है, उल्टा हमसे सर्विस चार्जेस ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट क्यों नहीं वो दे रहा, मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ। अब मैंने आपको बताया ना कि जब हमारा दिल चाहता है हम पैसे डालते हैं अकाउंट में, और जब हमारा दिल चाहता है निकाल देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा करंट अकाउंट हो, ठीक है, मैंने कल पैसे रखवाए बैंक अकाउंट में, ठीक है, अभी 2 दिन नहीं गुजरे और अचानक से मुझे पैसों की ज़रूरत हो गई, मैंने जाके फिर से निकलवा लिए, ठीक है। अब 2 दिन के अंदर वो कितना इंटरेस्ट देंगे मुझे, ठीक है, इसलिए वो इंटरेस्ट पे नहीं करते क्योंकि लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिज़नेस और गवर्नमेंट के लोगों का करंट अकाउंट होता है, तो उनका ये होता है कि उनको जब दिल चाहे पैसे जमा करवाने होते हैं, जब दिल चाहे पैसे निकलवाने होते हैं, तो वो इसलिए बैंक वाले उस पर इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन आजकल बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देने लग गए हैं, मतलब बहुत थोड़ा लेकिन देते हैं। अच्छा, ये होगा करंट अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट से आपको पता चल जाएगा कि ये सेविंग के लिए है, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी सेविंग जमा करवाते हैं। पर्सन विद लिटिल सेविंग, लो इनकम और सैलरीड पर्सन डिपॉजिट देयर मनी इन द सेविंग अकाउंट, ठीक है। वो शख्स जिसके पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है, नॉर्मली वो कौन से लोग होते हैं जिनकी तनख्वाह कम होती है या फिर जो सैलरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिनका अपना बिज़नेस नहीं होता, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा पैसे जो उन्होंने सेव किए होते हैं वो जाके वो सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं। सेविंग डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड अप टू अ सर्टेन लिमिट। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे पहली बात क्लियर कर ली, ये नहीं कि मैंने आज पैसे जमा करवाए हैं तो मैं कल जाके फटाफट निकलवा भी सकती हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी कि आप महीने में शायद 2 दफ़ा निकलवा सकते हो या फिर 3 दफ़ा निकलवा सकते हो, मतलब उसकी एक लिमिट होगी। वो आपको हर बैंक का डिफरेंट होता है, तो हर बैंक आपको जब आप अकाउंट ओपन करने चाहोगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या लिमिट है उसकी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे है बैंक ऑल्सो पेज इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। अच्छा, अब एक बंदा है जिसकी सैलरी कम है, उसको माहाना सैलरी मिल रही है, ठीक है, और उसने थोड़ी सी सेविंग करके बैंक में रखी हुई है, तो अब वो रोज़ रोज़ जाके पैसे तो नहीं निकलवाएगा ना बैंक से अपने, बल्कि वो जाके जमा करवाएगा अपने थोड़ी सेविंग जो उसने जमा की होगी, ठीक है। अब जब वो निकलवा नहीं रहा पैसे, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मतलब उनको जिस तरह करंट अकाउंट में बिल्कुल ही नहीं करा था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट देगा वो, क्योंकि वो उनके पैसों को यूज़ करेगा आगे, ठीक है। और अब लिमिट भी है कि कोई भी बंदा आके एकदम सारे पैसे नहीं निकलवा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, सेविंग अकाउंट की एक और बात आपको बताऊं कि जो लिमिट मैंने आपको बताई ना, लिमिट में ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये रखवाए हैं, ठीक है, तो अगर मुझे 2-3 मतलब चलो 5-6 महीने बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई अपने पैसों की, तो मैं जाके अपने सारे पैसे एकदम नहीं निकलवा सकती, थोड़े से पहले निकलवाऊँगी फिर थोड़े से बाद में निकलवाऊँगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया ना एक सर्टेन लिमिट है, लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट मनी इज़ डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि हम जब पैसे जमा करवा रहे हैं बैंक में तो एक फ़िक्स पीरियड के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन दिस डिपॉजिट। अब जाहिर सी बात है, जब हम फिक्स पीरियड के लिए एक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सालों के लिए मैं अपने मेरे पास अगर 50,000 रुपये थे, मैंने फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट बनवाया और उसमें मैंने रखवा दिया, ठीक है।
5 सालों के लिए, ठीक है, और मैंने जाके निकलवाए भी नहीं, ठीक है, और इसमें निकलवा भी नहीं सकते। जब हम फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम पैसे निकलवा भी नहीं सकते। निकलवा सकते हैं, मैं आपको उसकी कंडीशन बताऊँगी कैसे। अब मैंने फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट बना लिया, ठीक है, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं निकलवा तो रही नहीं हूँ पैसे, ठीक है, तो उसके ऊपर वो जितने ज़्यादा टाइम तक बैंक के साथ पड़े रहेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। द पीरियड इज़ फिक्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द बैंक अकाउंट। अब मैं बैंक में गई हूँ अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप 2 साल के लिए रखवाना चाहती हैं, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो मैंने उनको बोला मैं 5 साल के लिए रखवाना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब जब अकाउंट ओपन करना है उसी वक्त उसका टाइम पीरियड डिसाइड करना है। विद इन दिस पीरियड द अकाउंट होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे ये वो बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि उन 5 सालों के अंदर अंदर मैं अपने पैसे जाके नहीं निकलवा सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दी कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट है, अगर मैंने एक दफ़ा पैसे फ़िक्स करवा लिए तो मैं पैसे नहीं निकलवा सकती, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट। अब एक केस ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट है, ठीक है, और मैंने 5 सालों के लिए अपने पैसे फ़िक्स करवाए हुए हैं, ठीक है। अब होता ये है कि मुझे अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अभी 2 साल गुजरे हैं और मुझे अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। मैंने जाके बैंक वालों को बोला कि मेरा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट आप खोल दो और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक वाले क्या कहते हैं कि हम आपको पैसे दे तो देंगे, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट बन रहा था ना ऊपर, हम आपको वो इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर अगर हम अपने फ़िक्स पीरियड से पहले जाके पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे तो वो जो हमारा इंटरेस्ट बनता है ना, वो हमें वो नहीं पे करते, ठीक है। ये एक इसका नुकसान होता है, इसलिए वो फ़िक्स पीरियड जो होता है वो पूरा हो जाए तभी पैसे निकलवाने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन करेंसी अकाउंट। इन दिस अकाउंट दिस अकाउंट इज़ ओपन इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट हम ओपन करते हैं, वो लोकल में ओपन करते ही नहीं। मतलब अब हमारी लोकल करेंसी क्या है? रुपीज़, ठीक है। हम रुपीज़ के अंदर हमारे पास पड़े हुए हैं पैसे, ठीक है, हम उससे अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, हम किसी और करेंसी में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिरहम से कर रहे हैं ओपन, रियाल से कर रहे हैं, डॉलर से कर रहे हैं, पाउंड से कर रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस इंसान के पास कौन से करेंसी पड़ी हुई है। नॉर्मली यूएस डॉलर से हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ यूएस डॉलर्स पड़े थे, मैंने बैंक में जाके बोला मेरा फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट बना दें और मेरे ये डॉलर्स जो हैं वहाँ पे अंदर रख दें, ठीक है। तो वो मेरा फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट बनाएंगे, वहाँ रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ? इन पाकिस्तान दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपनड इन नॉमिनेटेड ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, अब हर पाकिस्तान में जो सारे बैंक्स हैं, हर बैंक के अंदर ये अकाउंट नहीं खुल सकता, ठीक है। कुछ स्पेसिफ़िक बैंक्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो ये काम सरअंजाम देती हैं, ठीक है। सिर्फ वही फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकती हैं, उसके अलावा और कोई भी बैंक नहीं खोल सकता। फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी ओपन इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट। अच्छा, अब फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर 3 ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं। उसमें सेविंग अकाउंट भी हम बना सकते हैं, उसमें फिक्स्ड भी बना सकते हैं और करंट भी बना सकते हैं। दिस अकाउंट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम ज़कात एंड टैक्स। अच्छा, एग्जम्प्टेड का मतलब कि ऐसे अकाउंट्स के ऊपर ज़कात या टैक्स जो लगता है वो नहीं कटता बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो लोकल करेंसी तो है ही नहीं, वो फॉरेन करेंसी है, तो उसके ऊपर वो किस हिसाब से काटेंगे ज़कात और टैक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं कटेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूँ, करंट अकाउंट पे भी ज़कात नहीं कटती, ठीक है। सेविंग अकाउंट पे ज़कात कटती है, ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी आई थिंक एक टाइम पीरियड के बाद कटती है। अच्छा, ये हो गई रिसीविंग और डिपॉजिट। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांसिंग लोन्स। लोन इज़ अ सम ऑफ मनी दैट इज़ गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसी अमाउंट जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, उधार दे रहे हैं।
द सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू लैंड मनी। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी फंक्शन दो तरह के होते हैं, और जो सेकेंड प्राइमरी फंक्शन है वो है लोन प्रोवाइड करना। द बैंक्स डू नॉट कीप द डिपॉजिट मनी ऑफ द पीपल अनलेस इन देयर सेव्स यूजलेस इन देयर सेव्स, दे एडवांस इट टू दोज हु नीड इट फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अच्छा, अब पिछले वाले प्राइमरी फंक्शन में हमने क्या किया रिसीविंग और डिपॉजिट में, कि डिफरेंट अकाउंट्स लोग बनाते हैं, उसमें अपने पैसे रखवाते हैं। ठीक है, अब बैंक को क्या फ़ायदा होगा अगर वो अपने पैसे वहाँ पे ही रखवा दे, बैंक में अकाउंट में ही पड़े रहने दे? बैंक को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैंक क्या करता है कि उनके पैसे लेकर, जो उन्होंने लोगों से लिए होते हैं, उनके पैसे लेकर आगे लोन दे देता है। ठीक है, अब लोन दे देता है, लोन देने से क्या होता है, अब लोन पे वो लेता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, लोन जिसको भी बैंक प्रोवाइड करता है उससे इंटरेस्ट लेता है। अब वो जो इंटरेस्ट वो अर्न करता है ना, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल वो 70% अपने पास रखता है और 30% उस इंसान के अकाउंट में डाल देता है जिसके पैसे उसने यूज़ किए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे एडवांस टू दोज पीपल्स हु नीड फॉर द ट्रेड इंडस्ट्री। अच्छा, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तजारत के लिए या फिर बड़े बिजनेसेस के लिए, जहाँ पे भी जिसको यूज़ करना होता है वहाँ पे वो लोन लेकर पैसे यूज़ कर लेते हैं। इन शॉर्ट, बैंक्स बोरो मनी इन ऑर्डर टू लेंड। ठीक है, वो पैसे उधार लोगों से लेती है ताकि वो आगे उधार दे सके। ठीक है, और मैंने आपको बताया वो अपने पैसे यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसकी टाइप क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म। इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? डिमांड लोन, these are the loans which can be demanded by the bank at any time. Generally, these loans are issued to rich and trustworthy people. These loans can be recovered on lump sum or installment basis according to the desire of borrower. अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैंक था और मेरे बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, और मैंने उसको पहले ही बताया। अच्छा, अब वो जो इंसान है वो बहुत अमीर है, भरोसेमंद इंसान है, अब मुझे पता है कि मैंने इसको लोन दिया है, तो जब भी मैं इसे पैसे वापस मांगूंगी इसने मुझे दे देने हैं। ठीक है, तो मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है, और एज अ बैंक, ठीक है, मैं अपनी बात ऐसे कर रही हूँ कि मेरा अपना बैंक है। ठीक है, बैंक ने लोन दिया, ठीक है, और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 महीने बाद बैंक को ज़रूरत पड़ गई, बैंक ने उसी वक्त उस बंदे को कहा कि मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, और वह बंदा दे देगा, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी है पहली बात, और दूसरा उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। ठीक है, वो अमीर होगा। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया कि वो कैसे पैसे दे सकता है। हो सकता है अब उस बंदे के पास पैसे हों या ना हो, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो पूरे के पूरे पैसे उसी वक्त वापस कर देगा। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो वो इंस्टॉलमेंट में दे देगा, कि चलो 4 इंस्टॉलमेंट्स में वो दे देगा। ठीक है, 1-1 महीने की इंस्टॉलमेंट बना कर वो पैसे वापस कर देगा। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स। दीज लोन्स आर इशू टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ फॉर द पीरियड अप टू 1 ईयर। अच्छा, ऐसे लोन जो 1 साल तक के लिए दिए जाते हैं सिर्फ। ठीक है, उसकी जो लिमिट होती है वो 1 साल होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने किसी को लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, ठीक है, और मेंशन भी किया है शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन दिया है 1 साल के लिए। जैसे ही 1 साल पूरा होगा, बैंक जाके उस बंदे को कहेगा कि आपका 1 साल पूरा हो गया, आप हमें पैसे वापस करो, साथ जो पैसे हमने आपको उधार दिए थे वो वापस करो, साथ इंटरेस्ट भी वापस करो। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 साल या फिर 1 साल से कम। ठीक है, 1 साल से कम कैसे हो सकता है? 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन। ठीक है, इस तरह 1 साल से कम जितना भी टाइम पीरियड होगा ना, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स। उसके बाद आ जाता है मीडियम टर्म लोन्स। दीज लोन्स आर गिवन टू परचेज रॉ मटेरियल एंड मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, अब कोई बिज़नेस है, उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, ठीक है, उसके ऑफिस में डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जो उसके पूरे करने हैं, उसके लिए जो लोन लिए जाएगा। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1 साल से ज़्यादा। अब 1 साल वाली बात तो हम पहले कर चुके हैं ना। अब 1 साल से ज़्यादा जो होगा लोन, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, और 5 साल से कम, 1 से 5 साल तक का टाइम पीरियड जो होगा वो उसको हम कंसिडर करते हैं मीडियम टर्म लोन्स। ठीक है, अब मैंने किसी को लोन दिया है तो उसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 3 साल का टाइम लिया हुआ है। जैसे ही 3 साल पूरे होंगे मैं कहूँगी मेरा लोन वापस करो और साथ मुझे इंटरेस्ट भी पे करो।
वो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स। These loans are issued for the purpose of investment and to purchase fixed assets like building, plant and machinery, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब मैंने बहुत लंबे अरसे के लिए ले रही हूँ और इसका पीरियड कितना है 6 to 10 ईयर्स, 6 से 10 सालों के लिए मैंने वो लोन लिया है, ठीक है। अब मैंने वो लोन लिया, अब जाहिर सी बात है जब मैं इतने बड़े अरसे के लिए लोन ले रही हूँ तो कोई थोड़े पैसे तो नहीं लूँगी, ज़्यादा पैसे लूँगी। ज़्यादा पैसे लिए किस चीज़ के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कोई एसेट परचेज़ करने के लिए, बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी, कोई महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ परचेज़ करने के लिए मैंने वो पैसे लिए थे उधार, ठीक है। और इसलिए वो 10 सालों तक का लोन है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, अब इसमें पैसों का भी हिसाब है। शॉर्ट टर्म लोन में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, ठीक है, आप लगा लो 5-6 लाख या 10 लाख भी लगा लो, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन में आ जाएगा। मीडियम टर्म में इससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, 1 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन में उससे भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट, ठीक है, बिलियंस में चले जाओ आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट लोन। These are the loans which are issued by the banks to complete the project of big industry. अच्छा, अब कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, जिस तरह चलो हम एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसा चलो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी एक आपके लिए बहुत अजीब सा वर्ड होगा, मैं आपको बताती हूँ। जब घर बना रहे होते हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि आप ना रोज़ की मज़दूरी पे मज़दूर रख लो, ठीक है, और वो आपका काम करता रहे, साथ मिस्त्री भी होगा, मज़दूर उसके 2-3 मज़दूर होंगे, वो सारे काम करते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें रोज़ के रोज़ पैसे इनको देने पड़ते हैं। दूसरा ये होता है कि हम ठेका दे देते हैं, ठीक है। अब ठेके में क्या होता है कि वो लोग अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं सारा कुछ, ठीक है, हमारा काम सारा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं होती कि वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे, या अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे मकसद के लिए जो लोग लोन लेते हैं एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जैसा हमने एक जो मिस्त्री है उसको एक प्रोजेक्ट दिया कि आपने ये बिल्डिंग, ये प्लाज़ा आपने बनाना है, ठीक है। तो अब उसके पास पैसे तो नहीं होंगे ना, वो बैंक से जाके लोन ले लेगा, बैंक को बताएगा कि मेरा एक प्रोजेक्ट मिला है, मुझे, मैंने एक प्लाज़ा बनाना है या एक घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना और मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही वो मिस्त्री ने पैसे ले लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते ही जब उसको पेमेंट मिलेगी तो वो बैंक को वापस कर देगा, ठीक है। ये होते हैं प्रोजेक्ट लोन्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स अकॉर्डिंग टू द इशू। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कैश क्रेडिट या कैश फाइनेंस। बैंक्स ऑल्सो गिव कैश क्रेडिट अगेंस्ट करंट एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। The sanctioned amount of loan is transferred to the account of customer. The bank charges interest on the utilized or withdrawn amount only. अच्छा, अब ये लोन हमें कैसे मिलता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने उनसे लोन मांगा है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अब उसकी लोन लेने की भी टाइप्स है ना, ठीक है। अगर हमने कैश क्रेडिट की बेसिस पे लोन मांगा है तो वो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, आपका एक अकाउंट बनाएगा, अकाउंट में रख देगा पैसे, ठीक है, और आपको बोलेगा इस अकाउंट में से पैसे यूज़ करो, ठीक है। जितने पैसे आप यूज़ करोगे उतना इंटरेस्ट आपका लगेगा, ठीक है, और जो बाकी पड़े रहेंगे पैसे उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा लोन का तरीका है कि जितने पैसे आप यूज़ करोगे सिर्फ उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी पे नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बाय ओपनिंग लोन अकाउंट। अब इसमें भी ऐसे ही होगा। इन दिस मेथड a bank opens a loan account in the name of its customer instead of giving cash as loan. The customer can withdraw money according to the requirement from the loan account. In this method, the bank charges interest on the total amount of loan whether withdrawn or not. अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें भी हमने अकाउंट बना दिया, ठीक है, और जिस बंदे को लोन चाहिए था उसको बोला कि आपने इस अकाउंट में से यूज़ करना है, ठीक है। बेशक वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लोन लेना था और मेरा लोन का अकाउंट बना 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जिस मकसद के लिए पैसे चाहिए थे उसमें मुझे सिर्फ 50,000 रुपये लगे मेरे, ठीक है।
50,000 पे बैंक में ही पड़े रहे, लेकिन अब सिर्फ 50,000 पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा बैंक। इस केस में जो पूरा 1 लाख रुपया मैंने उधार लिया था उस पूरे के ऊपर वो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, अब पिछले वाले में और इस वाले में ये डिफरेंस आ जाएगा। दोनों का मेथड सेम है कि अकाउंट ओपन कर लो और उसमें से जितने आपने यूज़ करने कर लो। ठीक है, लेकिन पिछले वाले में ये था कि जितने आप यूज़ करोगे उस पर इंटरेस्ट लगता है। इस पर यह है कि बेशक जितने मर्ज़ी यूज़ करो, पूरे यूज़ करो, चार्ज जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो पूरे पैसों पे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओवरड्राफ्ट में ये होता है कि आपका अपना अकाउंट है। ठीक है, अब लोन का अकाउंट नहीं है, वैसे ही जिस तरह मैंने अपना बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं बैंक से जाके बोलूँगी कि आप मुझे ओवरड्राफ्ट की फ़ैसिलिटी दे दो। ठीक है, कि जिस तरह अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, लेकिन मुझे 50,000 चाहिए, तो मैं 30,000 ऊपर निकलवा सकती हूँ। ठीक है, ऐसी फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बैंक्स अलाउ देयर ट्रस्टफुल कस्टमर्स टू ड्रॉ मोर देन द डिपॉजिट दे हैव इन देयर बैंक अकाउंट। अच्छा, ट्रस्टफुल कस्टमर्स, ठीक है, वो कस्टमर जिस पे उनको भरोसा होगा, जो हमेशा बैंक के साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, वो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमेशा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो रोज़ का रोज़ किया जाता है। इन मॉडर्न बैंकिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज़ नोन एज रनिंग फाइनेंस। ठीक है, अब ओवरड्राफ्ट का एक और नाम होता है रनिंग फाइनेंस। नेक्स्ट है बाय मॉर्गेज और लेज। Bank grant loan against the security of different immovable or movable interests like land, property, gold, etc. Generally, loans are granted for a long period of time under mortgage or pledge. अच्छा, अब mortgage या pledge सिंपल वर्ड्स में जो हम लोग बोलते हैं वो है गिरवी रखना। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लोन चाहिए। ठीक है, अब ना मेरा अपना कोई बिज़नेस है, ठीक है, ना मैं कोई बहुत फेमस बंदा हूँ जिसका बैंक को पता हो। ठीक है, अब मुझे लोन चाहिए, मैं जाके बैंक को बोलूँ मुझे 10 लाख रुपए लोन दे दो, वो मुझे नहीं देंगे क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, वो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, उन्हें क्या पता मैं कहाँ से आई हूँ। ठीक है, वो मुझे नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं अपने घर के कागज़ ले जाऊँ, मैं उनको बोलूँ आप ये सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लो और इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए लोन दे दो ताकि मैं जो भी मैंने काम करना है मैं वो कर सकूँ। ठीक है, तो वो खुशी खुशी लोन दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी पड़ी होगी, उनके पास मेरे घर के कागज़ पड़े होंगे। ठीक है, और मुझे मेरे घर के कागज़ तब तक वापस नहीं मिलेंगे जब तक मैं उनका लोन वापस नहीं कर दूँगी। ठीक है, तो और ये जो लोन हम लेते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक है, मतलब लंबे अरसे के लिए। अगर मैं मतलब आज लोन लिया है तो शायद मैं वो जो वापस करूँगी वो कई 5-6 साल बाद वापस करूँगी, लंबे अरसे तक। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, अब ये हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट बैंक एक्सेप्ट्स द बिल एज सिक्योरिटी फॉर ग्रांटिंग लोन. It is also a source of income for the bank because it always deducts a nominal account as discounting charges. But it is notable that bank accepts only reputed and clear bills of exchange. अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहला तो ये कि हम लोगों ने जब बिल ऑफ एक्सचेंज पिछले साल पढ़ा था तो उसके अंदर सबसे पहले बात क्या आई थी कि हम लोग बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लेते हैं। ठीक है, इस केस में हम डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और हम ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दिल नहीं है डिस्काउंट करवाने का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी अपने बैंक के पास, जिस तरह हम लोग मैंने बताया ना अपने घर के कागज़ गिरवी रखवा दिए बैंक के पास, इसी तरह मैं ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो वहाँ बैंक के पास गिरवी रखवा कर उसके बदले लोन ले सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो सिर्फ वो अच्छे वाले जो होते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज, जो रेप्यूटेड होते हैं, जिनका पता होता है कि इनकी पेमेंट हो भी जाएगी, जिस पे रिस्क वाली कोई बात नहीं, सिर्फ उनके बदले वो लोन हमें ग्रांट करते हैं, वरना वो नहीं करेंगे। ठीक है, बस हमारा यही टॉपिक था प्राइमरी, आज फंक्शंस हमने डिस्कस करने थे।
अब नेक्स्ट में हम सेकेंडरी फंक्शन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हुई आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो।